नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं। और आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट NCERT MCQ और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि NCERT MCQ को मैंने इस बुक से लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर के विभिन्न टॉपिक्स से जितने भी एग्जामों में अभी तक क्वेश्चंस जो है वो पूछा गया है, मैंने इससे कलेक्ट किया है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। वैसे मैंने इस चैप्टर का थ्योरी सेक्शन जो है वो कंप्लीट करा रखा है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। सबसे पहले उसे देख लें तो शायद ये क्वेश्चंस लगाने में आप लोगों को बड़ी ही आसानी होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले यहाँ दो कथन आपको दिए गए हैं, इस पे आपको विचार करना है और फिर यहाँ आपको तय करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला दिया गया है कथन कि सूर्य, चंद्रमा और उन सभी वस्तुओं को जो रात में आकाश में चमकते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो ये बातें बिल्कुल गलत कही जा रही है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और उन सभी ये सारी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकते हैं, इसे आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो है वो कहा जाता है। तो ये कथन जो है हमारा गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है सूर्य एक तारा नहीं है। ये भी बातें बिल्कुल गलत कही जा रही है सूर्य के बारे में, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सूर्य है हमारा, ये एक प्रकार का तारा है। तो ये दोनों कथन हमारा सही हो जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही होगा? तो ये हमारा जो है ना तो एक और ना ही दो, ये ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ भी निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो जिन आकाशीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं। तो ये बातें बिल्कुल जो है वो सही कही जा रही है, ये कथन सत्य है। क्योंकि जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है उसे हम लोग तारा कहते हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण लें तो सूर्य एक प्रकार का तारा है, क्योंकि सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है और अपना प्रकाश भी है, और इसी के प्रकाश से सौरमंडल के जितने भी खगोलीय पिंड होते हैं वो सारे जो है वो प्रकाशित होते हैं। तो ये कथन हमारा सही है। दूसरा बोला जा रहा है वे गैसों से बने होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये भी जो है सूर्य के बारे में यानी कि तारा के बारे में सही कही जा रही है, वे गैसों से बने होते हैं। जैसे कि सूर्य एक प्रकार का तारा है और आप लोग जानते होंगे कि सूर्य जो है वो 2 गैसों से बनी होती है, जो कि हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है। तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। तो हमारा 1 और 2 दोनों ये आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हमारा अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि यहाँ आपको कुछ ग्रह जो है वो दिए गए हैं, इसमें से आपको घटते क्रम में सजाना है और फिर यहाँ 4 कूट दिए गए हैं, इसी में से आपको चुनना है कि कौन सा कूट जो है वो करेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा सौरमंडल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और इस सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति हो जाता है। फिर दूसरे नंबर पे आपका शनि जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह है। फिर तीसरे नंबर पे आपका जो है वो अरुण हो जाता है यानी कि यूरेनस। और चौथे नंबर पे आपका जो है वो नेपच्यून यानी कि वरुण हो जाता है। और 5वें नंबर पे आपका जो है वो पृथ्वी आता है। तो इस तरह से कुछ घटते क्रम में यदि हम लोग आकार के अनुसार ग्रह को देखें तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो है घटते क्रम में हम लोग को सजाना है, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आपका शनि हो जाएगा यानी कि 1 और 4। और फिर तीसरे नंबर पे आपका वरुण हो जाएगा यानी कि 2। और चौथे नंबर पे आपका जो है वो पृथ्वी हो जाएगा यानी कि 1 4 2 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 4 2 3 यहाँ दिया गया है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोला जा रहा है कि तारों के विभिन्न आकृति द्वारा गठित अलग अलग समूहों को मिल्की वे कहा जाता है। ये बातें जो है वो गलत कही जा रही है, क्योंकि मिल्की वे जो है ये अलग चीज़ है। तारों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार की आकृति बनाई जाती है उसे हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा।
फिर दूसरा कहा जा रहा है कि सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र का एक हिस्सा है। यानी कि सप्तऋषि जो है एक नक्षत्र मंडल है, क्योंकि सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह है और इन्हीं 7 तारों में एक जो अर्सा मेजर जो एक नक्षत्र है मंडल है, ये इसी का भाग है। तो ये बातें जो है वो सही है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है ध्रुव तारा हमेशा आकाश में एक ही स्थिति में रहता है। तो ये भी बातें जो है वो सत्य कही जा रही है ध्रुव तारों के बारे में, क्योंकि यहाँ आप ध्रुव तारा देख सकते हैं, ये एक ही स्थिति में हमेशा बना रहता है और ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है, यानी कि उत्तर दिशा में ही ये हमेशा बना रहता है। और प्राचीन काल में इसी ध्रुव तारा के माध्यम से जो है दिशा की जानकारी लोग जो है वो प्राप्त करते थे। तो यहाँ जो 4 नंबर का आपका जो कथन होगा वो 2 और 3 कथन जो है वो सही है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। यानी कि यहाँ जो है कुछ दिए गए हैं और इसमें से आपको तय करना है कि सौरमंडल के भाग हैं, इनमें से कौन कौन जो हैं वो सौरमंडल के भाग हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो सूर्य आप लोग जानते हैं कि सौरमंडल के केंद्र में ही हमारा सूर्य होता है, तो ये तो सौरमंडल का भाग ही है। फिर 8 ग्रह, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो 8 ग्रह ही लगाते, तो ये भी आपका सौरमंडल का भाग है। फिर उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये भी आपका सौरमंडल का भाग है। फिर क्षुद्र ग्रह, कुछ टूटे हुए ग्रह के ही भाग होते हैं जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, और ये जो है उपग्रहों के चक्कर लगाते हैं। और ये उल्का पिंड, यानी कि यहाँ जो आपको 5 जो ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, ये सारे जो हैं वो सौरमंडल के भाग हैं। तो यहाँ जो हमारा करेक्ट उत्तर हो जाता है वो हो जाता है उपयुक्त सभी। हम लोग थोड़ा यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिन्हें क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो आप इसे ध्यान में थोड़ा रख सकते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भी हम लोगों को विचार करना है। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये बातें गलत कही जा रही है। सूर्य की स्थिति के हिसाब से तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी आता है, लेकिन आकार में देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है, और इसलिए ये बातें जो है वो पृथ्वी के बारे में गलत कही जा रही है। अब दूसरा कथन है पृथ्वी का आकार जियोइड है, तो ये बातें जो है वो सत्य कही जा रही है, क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है वो जियोइड है। तो आपका जो केवल 2 जो कथन है वो सही होगा। व्याख्या देख लेते तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह है, जो मैंने आप लोगों को बताया। यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह ध्रुवों पर थोड़ा सा फैला हुआ है, इसलिए इसके आकार को जियोइड के रूप में वर्णित किया गया है। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। यहाँ भी हम लोगों को निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये सारे NCERT के MCQ अभी चल रहे हैं, लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे। अब कहा जा रहा है कि पहला कथन सौरमंडल के सभी 8 ग्रह परिक्रमा पथ में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये बातें बिल्कुल सत्य कही जा रही है, क्योंकि सौरमंडल में जो केंद्र में हमारा सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर ही 8 ग्रह जो है सूर्य के अपने एक परिक्रमा पथ पे जो है सूर्य के चारों ओर वो घूमते हैं। अब अगला है कि बुध को अपनी कक्षा में एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लगता है, यानी कि ये बातें भी सत्य कही जा रही है बुध के बारे में, क्योंकि पूरे सौरमंडल में यदि बात की जाए तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में बहुत कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, जो कि कितना लगता है तो 88 दिन का समय लगता है। तो यहाँ आपका 1 और 2 दोनों सही होगा, दोनों कथन जो है वो आपका सही है। अब व्याख्या देख लेते तो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में घूमते हैं। ये पथ विस्तृत होते हैं, इन्हें परिक्रमा पथ कहा जाता है। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो 88 दिन का समय लेता है। तो शायद आप इसे भी समझ पा रहे हैं। वैसे आप पहले पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर आप खुद लगाएं और फिर आगे जो है वीडियो को आप पॉज करें। अब अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगाते हैं। तो ये बातें जो है बिल्कुल सत्य कही जा रही है, यहाँ लगभग में बोला जा रहा है। वैसे एग्जैक्ट समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन यहाँ जो है कि एग्जैक्ट यानी कि लगभग बोला जा रहा है, तो ये बातें बिल्कुल सत्य कही जा रही है।
वैसे आपकी NCERT में 8 मिनट ही दिया गया है। अब दूसरा आपका कथन है कि 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये भी बातें जो है वो सत्य कही जा रही है, ये भी कथन आपका सत्य है, क्योंकि ये जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा था। और कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को। तो यहाँ आपका एक और दोनों कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ भी हम लोगों को विचार करना है। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है। तो ये बातें बिल्कुल जो है सत्य कही जा रही है, क्योंकि एक उपग्रह जो है वो एक प्रकार का खगोलीय पिंड ही है जो ग्रहों के क्या करते हैं? चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है, और चंद्रमा को हम लोग खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी रात के समय आसमान में जो है वो चमकते नज़र आते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग खगोलीय पिंड भी कह सकते हैं। अब चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, ये भी बातें सत्य है। चंद्रमा की सतह पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, ये भी बातें सत्य है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आप गड्ढे देख पा रहे होंगे ये चंद्रमा की सतह पर ही है, और यही पहाड़ और के जो छाया हैं वो हमें पृथ्वी के सतह से जो है वो दिखाई देते हैं सफ़ेद कलर का। तो इसलिए ये तीनों कथन जो है वो आपका सत्य हो जाता है। तो यहाँ आपका उपयुक्त जो है वो सभी होगा। अब व्याख्या देखें तो एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह से घूमता है जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो आप शायद इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ भी निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोला जा रहा है कि छोटे पिंड जो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये बातें बिल्कुल गलत कही जा रही है, क्योंकि उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जो उपग्रहों और ग्रहों इस तरह से जो चक्कर लगाते हैं वो भी उसी तरह से चक्कर लगाते हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा कथन। फिर उल्का पिंड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ये भी कथन जो है वो गलत कही जा रही है। उल्का पिंड नहीं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपका जो कथन सत्य होगा ये होगा ना तो एक और ना ही दो। व्याख्या देख लें तो तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इतने बड़े पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, यानी कि इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और क्षुद्र ग्रह जो है आपका मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये आपको व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। तो यहाँ आपको बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है वो कौन कौन से ग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इस इमेज पे थोड़ा सा सन पे ध्यान दीजिए। ये आपका सूर्य हो गया, और यहाँ से ये 8 ग्रह जो हैं, यहाँ तो वैसे 9 ग्रह दिए गए हैं, वैसे अब प्लूटो जो है वो ग्रह की श्रेणी में से नहीं रखा जाता है, तो हम लोग 8 ग्रह ही मान करके चलेंगे। तो यहाँ ये सभी 8 ग्रह जो है वो दिए गए हैं कर्म में। तो आपको इसमें से तय करना है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन 2 ग्रह जो पाए जाते हैं। तो ये आपका अर्थ हो जाता है पृथ्वी, और ये आपका सन हो जाता है। तो इसके बीच 2 ही ग्रह हैं, एक आपका मरकरी और वीनस, यानी कि बुध और शुक्र जो है वो 2 ग्रह पाए जाते हैं। तो इसमें से आप खुद बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, बुध एवं शुक्र। ये आपका UPPSC 2010 में जो है ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। तो शायद आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि सूर्य के दूरी के क्रम में, यानी कि यहाँ से हम लोग देखें तो कौन कौन से ग्रह जो हैं, यानी कि कौन 2 ग्रह हैं जो मंगल और यूरेनस के बीच आपका पाया जाता है। तो मंगल यानी कि मार्स आपका यहाँ हो जाता है, और यूरेनस आपका यहाँ आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 ग्रह जो है इसके बीच पाए जा रहे हैं। आपका एक जुपिटर है, एक आपका सैटर्न है, यानी कि आपका एक बृहस्पति और दूसरा शनि। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये बी ऑप्शन, यानी कि बृहस्पति और शनि। तो शायद आप इस चीज़ को
समझ पा रहे होंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। यानी कि यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि ग्रहों के बारे में कौन सी जानकारी जो है वो सही कही जा रही है, यानी कि सत्य कही जा रही है। तो यहाँ सबसे पहले बोला जा रहा है कि ये प्रकाशहीन होते हैं, यानी कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है किंतु चमकते नहीं हैं। ये बातें बिल्कुल गलत कही जा रही है, क्योंकि प्रकाश तो इनके पास नहीं होता है लेकिन ये चमकते ज़रूर हैं, तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है ये प्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, तो ये बातें बिल्कुल सही कही जा रही है ग्रहों के बारे में, क्योंकि इसके पास अपना प्रकाश नहीं होते हुए भी आपका जो है वो चमकता है। क्योंकि आप जैसे पृथ्वी को देखें, पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं है क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए आप जब ऊपर से पृथ्वी को देखें तो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ये बी ऑप्शन जो है ये ग्रह के बारे में सत्य कही जा रही है। और ये आपका ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि चमकते हैं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं, ये तो बिल्कुल गलत कही जा रही है, ये तो दोनों बातें कही जा रही। तो यहाँ आप शायद इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ये आपका यूपीपीएससी जो है प्री 1992 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी कि इनमें से कोई एक सम्मिलित नहीं है और सारे जो हैं वो सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले कहा जा रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति है, तो ये तो सम्मिलित हो गया क्योंकि ये सत्य कही जा रही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सौरमंडल है यहाँ सबसे बड़ा ग्रह जो है हमारा वो बृहस्पति ही है। फिर सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है तो ये भी सम्मिलित है और ये भी बातें जो है वो सत्य है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में देखी जाए तो बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। फिर सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूरे सौरमंडल में देखा जाए तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये तीनों सम्मिलित है। फिर सूर्य से निकटतम ग्रह मंगल है, तो ये बातें बिल्कुल गलत कही जा रही है, क्योंकि ये सम्मिलित एक तरह से नहीं है। क्योंकि आप देखें तो ये आपका सूर्य है, तो सूर्य से निकट तो आपका बुध हो जाता है, फिर आपका शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आता है। यहाँ बोला जा रहा है कि सूर्य से निकटतम ग्रह मंगल को पहले रख दिया, तो ये आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो शायद आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सम्मिलित नहीं बोला जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये तो आप शायद समझ पा रहे होंगे, पहले ही मैंने बता रखा है कि ये जो बुध है ये सबसे कम समय जो है वो पूरे सौरमंडल के सभी ग्रहों की तुलना में ये सबसे कम समय लगता है। और कितना समय लेता है ये आप हमें कमेंट करके बताएं कि कितना समय लेता है, क्योंकि इसे मैंने पीछे बता रखा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बिना उपग्रह वाला ग्रह है। यानी कि इनमें से आपको बताना है कि 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना जो है वो उपग्रह नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे सौरमंडल में बुध और शुक्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके पास एक भी चंद्रमा जो है वो नहीं है। बाकी सभी ग्रह के पास जो है एक मतलब चंद्रमा यानी कि उपग्रह उसके पास है। अब 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये आपका शुक्र हो जाएगा। अब शुक्र के बारे में आप लोगों को थोड़ा मैं बता दूं कि गर्म ग्रह, मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा या शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इन सभी नामों से जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 18वां नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप लोगों को पता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो आपका बृहस्पति हो जाएगा और दूसरे नंबर पे आपका शनि है। तो इस तरह से मैंने आपको पीछे बताया भी। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति है, यानी कि बड़े के साथ साथ ये सबसे भारी भी है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा बड़ा होगा तो वो ऑटोमेटिकली भारी भी होगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास जो है सबसे अधिक चंद्रमा है, यानी कि सबसे अधिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो भी ग्रह के उपग्रह होते हुए नेचुरली पाए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शनि। शनि के पास जो है सबसे अभी तक 82 उपग्रह जो है इसके पास है। उसके बाद जो है आपका बृहस्पति के पास है
दूसरे नंबर पे आपका बृहस्पति आ जाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि बृहस्पति के जो एक उपग्रह होते हैं गैनीमेड, इसके ये जो गैनीमेड होते हैं ये पूरे सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रह हैं। और शनि में यदि देखा जाए तो शनि में एक टाइटन जो है, इसका 82 में से टाइटन एक जो उपग्रह है ये सबसे बड़ा उपग्रह इसका है। फिर मंगल की देखी जाए तो मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, एक आपका फोबोस और डीमोस हो जाता है। और पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका डीमोस है, जो कि एक मंगल का ही उपग्रह है। तो इतने सारे फैक्ट जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। अब निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है, तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो है वो चूज करना है। और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि इसे आप जो है खुद कमेंट सेक्शन में से लिखकर बताएं, ये 20 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन ग्रह नहीं है। तो ये हमारा छोटा